इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर को सब्सक्राइब करने के लिए ये वाला बटन दबाएं। वेलकम फ्रेंड्स, मेरे चैनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर में आपका फिर से स्वागत है। हम शेयर बाजार की सीरीज लेके चल रहे हैं जिसमें मैं आपको शेयर बाजार के विभिन्न टॉपिक्स को समझाता हूं और जिससे आप शेयर बाजार को समझकर क्या करें, अपनी ट्रेडिंग कर पाए और अच्छे इन्वेस्टर बन पाए। लेकिन अच्छा इन्वेस्टर बनना है तो एक अच्छा लर्नर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप जो मैं वीडियो लाता हूं और जो रेशो के एनालिसिस ला रहा हूं, जो भी ये फाइनेंशियल टर्म्स लेके आ रहा हूं, उसको आप अच्छी तरह समझने का प्रयास करें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं एनालिसिस लाता हूं उसका। तो आज का उसी क्रम में हमारा टॉपिक है पीबी रेशियो क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। तो देखते हैं इसको कंप्लीट। सबसे पहले हम देखते हैं पीबी रेशियो क्या होता है। द प्राइस टू द बुक रेशियो और पीबी रेशियो is a financial ratio used to compare a company's current market value to its book value। सबसे सरल भाषा में पीबी रेशियो, देखिए पी और बी इन दो के रेशियो को ही पीबी रेशियो कहते हैं। अब ये पी क्या है सर, ये बी क्या है? पी का मतलब है करंट मार्केट वैल्यू और बी का मतलब है बुक वैल्यू। करंट मार्केट प्राइस, पी का मतलब क्या है? शेयर की करंट प्राइस, और बी का मतलब क्या है सर यहाँ पे? बुक वैल्यू। तो शेयर की करंट मार्केट प्राइस और कंपनी की करंट बुक वैल्यू, जो बुक वैल्यू पर शेयर होती है, उन दोनों के रेशियो को ही पीबी रेशियो कहते हैं। बुक वैल्यू क्या होती है, मैंने पिछले वीडियो में आपको पूरा अच्छी तरह समझाया था, डिटेल में एनालिसिस किया था हमने, आप वो जरूर देखें। यहां मैं थोड़े से जरूर आपको हल्का सा बता के चल रहा हूं वापिस से। बुक वैल्यू क्या होती है? बुक वैल्यू किसी शेयर की रियल प्राइस होती है। ध्यान रखना, रियल प्राइस। अगर आज किसी कंपनी को बेच दे और उसकी सभी टेंजिबल असेट्स को बेचकर और सभी लायबिलिटीज को चुकाने के बाद कंपनी के पास जितना धन शेष रहेगा वही कंपनी की क्या है? बुक वैल्यू। किसी कारणवश मान लीजिए कोई कंपनी आज ही बिक जाए, तो आज बिके अगर कंपनी, तो उसके पास जितनी भी टेंजिबल असेट्स है उसमें से अगर हम लायबिलिटीज को माइनस कर दे ना, जो उसको देनदारी है या दूसरों को जो पैसा चुकाना है वो अगर माइनस कर दे, तो उसके बाद जितना भी पैसा बचता है कंपनी के पास, उसे उस कंपनी की बुक वैल्यू कहते हैं। और उस कंपनी की बुक वैल्यू में जब हम नंबर ऑफ शेयर्स का भाग लगा दें, नंबर ऑफ शेयर्स से उसको डिवाइड कर दें, भाग लगा दें, तो जो हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी उसे हम कहते हैं बुक वैल्यू पर शेयर। ये तो थी टोटल बुक वैल्यू कंपनी की, और ये है कंपनी की बुक वैल्यू पर शेयर। तो ये होती है बुक वैल्यू। टेंजिबल असेट्स में से लायबिलिटी घटाने के बाद जो प्राप्त हो उसे हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके बुक वैल्यू पर शेयर निकाल लेते हैं। डिटेल एनालिसिस के लिए आप मेरा बुक वैल्यू वाला वीडियो जरूर देखें। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला सिंपल सा है, मैंने जैसे बताया, टेंजिबल असेट्स माइनस लायबिलिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। जितनी भी कंपनी के पास टेंजिबल असेट्स है उसमें से लायबिलिटीज घटा दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ शेयर्स में। टेंजिबल असेट्स क्या होती है? ऐसी असेट्स, ऐसी संपत्ति कंपनी के पास जिन्हें देखा और छुआ जा सकता है, उसे हम टेंजिबल असेट्स कहते हैं। आगे चल के मैं इसकी चर्चा करूंगा, इसलिए मैं भी ज्यादा इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, आगे हम इसको और अच्छी तरह बताएंगे। लायबिलिटीज क्या होती हैं? जो भी कंपनी को किसी को पे करना है, चुकाना है पैसा, उसे हम लायबिलिटीज में कहते हैं। और नंबर ऑफ शेयर्स, कितने इशू कर रखे हैं मार्केट में शेयर, उसको नंबर ऑफ शेयर्स यहां कहा गया है। ठीक, तो ये तो है बुक वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है पीबी रेशियो फॉर्मूला। तो ये क्या है पीबी रेशियो का फॉर्मूला? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, पीबी रेशियो का फॉर्मूला क्या होगा? करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर। जितनी भी मार्केट में अभी शेयर की प्राइस चल रही है, चाहे एनएससी का स्टॉक हो चाहे बीएससी का स्टॉक हो, जो उसकी आज की प्राइस चल रही है करंट मार्केट में, अगर उससे हम डिवाइड कर दे, उसे हम डिवाइड कर दे किससे? बुक वैल्यू पर शेयर से, तो हमारे पास पीबी रेशियो निकल कर आ जाता है। जैसा कि मैंने बताया, पी का मतलब शेयर की करंट प्राइस है और बी का मतलब बुक वैल्यू है, इसीलिए इसे पीबी रेशियो कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब पीबी रेशियो का एक सिंपल सा एग्जाम्पल देख लेते हैं और समझ लेते हैं हम, फिर इसको हम डिटेल में और देखेंगे। मान लीजिए एक कंपनी है जिसके शेयर की करंट मार्केट प्राइस ₹500 है और उस कंपनी का बुक वैल्यू पर शेयर ₹100 है। तो इस केस में उसका पीबी रेशियो क्या निकलेगा? हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, पीबी रेशियो इज इक्वल टू करंट शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर शेयर।
तो इसमें हम वैल्यू पुटअप करते हैं तो 500 बटा 100 किया। 500 तो हमने मार्केट की करंट प्राइस रखी शेयर की और 100 रुपए उसकी क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर है। तो पीवी रेशियो निकलकर कितना आ गया, 5 रुपए। अब ये 5 है क्या, ठीक है, करंट देखिए आप ये रुपए में ही निकलेगा। पीवी रेशियो यहां कितना है, ऊपर हमने क्या लिया है 500 रुपए करंट मार्केट प्राइस, नीचे क्या लिया है हमने बुक वैल्यू पर शेयर, तो ये भी रुपए में, दोनों चीज रुपए में है, इसलिए पीवी रेशियो का आंसर भी किस में निकल रहा है, रुपए में। अब इस 5 का मतलब क्या है, इसको डिटेल एनालिसिस की जरूरत है, तो उसके लिए हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं पीवी रेशियो का महत्व। यहां से मैं आपको एक्सेल पर लेके चलूंगा जिसमें आपको सारी जानकारी दूंगा। थोड़ा सा हम यहां देख लेते हैं क्या लिखा है मैंने आपके लिए। किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उस कंपनी के पीवी रेशियो के बारे में जरूर जान लेना चाहिए। आप अगर इन्वेस्टर हैं, एक अच्छा इन्वेस्टर हमेशा एक अच्छा लर्नर होता है। तो अगर शेयर मार्केट में अगर आपको पैसा कमाना है तो आपको जितनी भी उसकी टर्मिनोलॉजीज हैं वो उसको समझनी होगी, क्योंकि ये इतनी टर्मिनोलॉजीज दी गई है तो वो इसीलिए दी गई है ताकि शेयर मार्केट को समझा जा सके, वरना क्या जरूरत थी, है ना। तो इसलिए इनको समझना बहुत जरूरी है। अब हम देखने वाले हैं पीवी रेशियो के मान का मतलब क्या होता है। अभी मैंने आपसे पूछा कि पीवी रेशियो का आंसर 5 आ गया, क्या मतलब है उसका, अभी हम डिटेल चर्चा करेंगे इन सब की। पीवी रेशियो का मान कितना हो सकता है इसकी भी चर्चा करने वाले हैं। क्या सभी अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनी के पीवी रेशियो की तुलना की जा सकती है, इसका भी आंसर दूंगा मैं। और इसका कैसे यूज करना है, पीवी रेशियो का कहां यूज करना है, सबके आंसर अब आपको एक्सेल में मिलेंगे। तो चलिए मेरी एक्सेल शीट में फ्रेंड्स ये आ चुके हैं हम हमारी एक्सेल शीट में। अब यहां से मैं आपको कंप्लीट पीवी शेयर का जो रेशियो है उसका एनालिसिस करेंगे हम लोग। ये कंपनी ए है, फिर ये कंपनी बी लिए मैंने और ये कंपनी सी लिए। तो सबसे पहले कंपनी ए का डाटा देखते हैं। ये इंटेंजिबल असेट्स है, इंटेंजिबल असेट्स, ठीक है। ये टेंजिबल असेट्स लिया है मैंने इधर डाटा, फिर इधर मैंने लाइबिलिटीज का डाटा लिया है तीनों कंपनियों का, फिर अगले कॉलम में डी वाले कॉलम में नंबर ऑफ शेयर्स लिए हैं मैंने कंपनियों के, अलग अलग कंपनियों के, और फिर ये बुक वैल्यू पर शेयर यहां आ जाती है हमारी तीनों कंपनियों की। एफ वाले कॉलम में क्या लिया है, करंट शेयर प्राइस लिए मैंने, जो मार्केट में शेयर की करंट प्राइस चल रही है, और जी वाले कॉलम में हमने पीवी रेशियो काउंट किया है। तो ये ऐसे हैं सारे कॉलम। अब सबसे पहले ए कंपनी देखते हैं। कंपनी ए के पास इंटेंजिबल असेट्स कितनी है, 10 रुपीज की है, और टेंजिबल असेट्स कितनी है, 100 रुपीज की, और लाइबिलिटीज कितनी है कंपनी के ऊपर, 50 रुपए की, और कंपनी के मार्केट में शेयर्स कितने हैं, 10 शेयर है उसके कंप्लीट मार्केट में। तो बुक वैल्यू कितनी निकल के आएगी, बुक वैल्यू मैंने अभी अभी बताई क्या आएगी, टेंजिबल असेट्स में से आप लाइबिलिटी घटा दो, यानी कि 100 में से 50 गए तो 50, और उसको नंबर ऑफ शेयर्स से भाग दे दो, तो 50 बटा 10 किया तो आंसर कितना आ गया, 5। तो इस प्रकार से हमने बुक वैल्यू पर शेयर निकाली है। खास बात, बुक वैल्यू पर शेयर निकालने में इंटेंजिबल असेट्स का कोई रोल नहीं होता, इनकी काउंटिंग नहीं होती है, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। यहां इंटेंजिबल असेट्स की काउंटिंग नहीं होती है बुक वैल्यू पर शेयर में, और इसी कारण पीवी रेशियो यही मात खाता है। आगे हम इसकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब बुक वैल्यू पर शेयर 5 रुपए आ गई, इसका मतलब कंपनी आज की तारीख में बंद हो जाए तो शेयर धारक को कितने मिलेंगे, एक शेयर के बदले में 5 रुपए। अब करंट जो शेयर की प्राइस चल रही है वो भी 5 रुपए चल रही है मार्केट में। इस शेयर की जो हमने खरीदा है कंपनी ए का शेयर, उसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी चल रही है, 5 रुपए। तो कंपनी का पीवी रेशियो कितना हुआ, हमने अभी भी बताया, करंट शेयर प्राइस में आप किसका भाग दे देंगे, बुक वैल्यू शेयर का। तो ये 5 में इस 5 का भाग लगाओ, तो 5 बटा 5 कितना है आंसर, 1। 5 बटा 5 कितना है आंसर, 1। तो ये इक्वल टू 1 हुआ, ये इक्वल टू 1 हुआ। पीवी रेशियो के मान 3 प्रकार से काउंट किए जाते हैं, इक्वल टू 1, लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1। तो यहां इसका मान कितना हुआ है, इक्वल टू 1। हम यहां चाहे तो इसको शो भी कर सकते हैं ऐसे, इक्वल टू 1 आया है इसका मान, ये फॉर्मूला ले रहा है इस कारण से बार बार 1 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पीवी रेशियो का जो मान है वो इक्वल टू 1 है। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 1 अगर आ जाए, पीवी रेशियो का मान अगर 1 आता है किसी कंपनी के संदर्भ में, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो शेयर जितनी उसकी वैल्यू है, यानी कि जैसे आज कंपनी बंद हो रही है
तो जितना कंपनी आपको पैसा देगी उतने में ही आप उस शेयर को खरीद रहे हो, यानी कि आप नुकसान में नहीं हो। मान लीजिए एक आने का आंसर क्या हुआ, पीबी रेशो के एक आने का मतलब हुआ कि यदि मैंने आज 5 रुपए का ये शेयर खरीदा तो अगर कंपनी बंद हो जाती है तो मुझे वापस से कितने मिल जाएंगे, 5 रुपए। यानी कि कंपनी चालू रहती है तो भी अच्छी बात है, और कंपनी बंद हो गई तो मुझे नुकसान नहीं होगा, मुझे पूरा का पूरा पैसा वापस मिल जाएगा जितने में मैंने शेयर खरीदा था। ये हुआ अगर इक्वल टू 1 मान आता है पीबी रेशियो का। पहली बात, ये कंपनी ए का एनालिसिस हो गया। अब कंपनी बी का एनालिसिस करते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स यहां पे भी 10 दी हुई है। टेंजिबल एसेट्स इस कंपनी की मान लीजिए 500 रुपए, और लाइबिलिटी कितनी है, 20 रुपए, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं इस कंपनी के मार्केट में, 10। तो बुक वैल्यू कितनी आई निकलकर, 48। कैसे आई, टेंजिबल एसेट्स में से हमने लाइबिलिटी घटाया, यानी कि 500 में से 20 घटाया तो 480, और 480 में 10 का भाग दिया तो 48 हमारे पास बुक वैल्यू निकलकर आ गई। अब बुक वैल्यू आ गई 48, और करंट में इस कंपनी बी की शेयर प्राइस क्या चल रही है, 40 रुपए। करंट में जो मार्केट में बीएससी स्टॉक एक्सचेंज या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में इस कंपनी का भाव क्या चल रहा है शेयर का, 40 रुपए, जबकि उसकी बुक वैल्यू क्या है, 48 रुपए। तो जब हम 40 रुपए में 48 रुपए का भाग देंगे तो पीबी रेशियो कितना निकल के आया, 0.83, जो कि लेस देन 1 है। अभी 0.83 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने इस कंपनी का शेयर खरीदा है और ये कंपनी बिक जाए तो आपको फायदा होगा, नुकसान की बजाय क्या होगा, फायदा। इस वाले केस में तो क्या हो रहा था कि जितना पैसे में शेयर खरीदा उतना ही पैसा मिल रहा था कंपनी ए वाले केस में। अब इस वाले केस में क्या हो रहा है कि पीबी रेशियो 1 से कम है, तो वहां हमको फायदा होता है कि अगर कंपनी बंद भी हो जाए किसी कारणवश तो हमको जितना हमको शेयर खरीदने से में पैसा लगाया है उससे ज्यादा पैसा हमको कंपनी बंद हो जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली हमको देगी। ठीक है, एक तरह से ये है इसका रूल। तो ये लेस देन 1 का ये खेल हो गया। अब तीसरा केस आता है कंपनी सी का। इसका इंटेंजिबल एसेट्स है 10,000 रुपए और टेंजिबल एसेट्स है मात्र 100 रुपए, लाइबिलिटी है 50 रुपए, नंबर ऑफ शेयर्स इसके भी मार्केट में 10 है, तो इसकी बुक वैल्यू कितनी आई, 5 रुपए, क्योंकि टेंजिबल एसेट्स 100 रुपए में से हमने लाइबिलिटी घटाई 50, तो 100 माइनस 50 किया तो 50, और 50 में जब हमने नंबर ऑफ शेयर्स का भाग दिया 10 का तो आंसर कितना आया, बुक वैल्यू निकलकर पर शेयर 5 रुपए। अब इसकी करंट जो शेयर प्राइस चल रही है वो 500 रुपए चल रही है, कितनी, 500, और इसका पीबी रेशियो निकलकर कितना आता है, 100, यानी कि ग्रेटर देन 1। अब आप देखेंगे कि हो रहा क्या है। कायदे से तो आपने जहां जहां एनालिसिस पढ़ा होगा या आपने इंटरनेट के माध्यम से जाना होगा तो आपने क्या सोचा होगा कि पीबी रेशियो लेस देन 1 है तो वो कंपनी अच्छी है और उसी में हमको पैसा लगाना चाहिए, लेकिन ये हमेशा जरूरी नहीं है, इसकी हम और चर्चा करेंगे। ये हमेशा जरूरी नहीं है। कौन कौन से केस है इसमें ऐसा हो सकता है, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये चीज समझाता हूं, ये वाली चीज समझना जरूरी है, ये और ये, उसके बाद हम इसके ऊपर वापिस से लौटेंगे। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट लाइन है शेयर मार्केट की, ध्यान रखना, मैं वापिस से बता रहा हूं, अल्टीमेटली ग्रोथ ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर टू बाय शेयर ऑफ द एनी कंपनी। किसी भी कंपनी का कोई भी शेयर खरीदो, कुछ भी चल रहा हो, लेकिन अगर उसकी ग्रोथ अच्छी है तो आप उसका शेयर आंख मीच कर खरीद सकते हो। ये है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन। हमेशा किसी भी कुछ भी रूल, सारे रूल खत्म अगर ये रूल चालू है तो आपका, ठीक है, लेकिन इसी रूल को जानने के लिए हम इतनी सारी चीजें जानने का प्रयास करते हैं। अब आता है कि क्या इंपॉर्टेंट है, वो ये है टेंजिबल एसेट्स। हमने जो बुक वैल्यू निकाली है या पीबी रेशियो निकाला है उसमें सारा का सारा रोल हमने देखा टेंजिबल एसेट्स का ही था। टेंजिबल एसेट्स क्या होती हैं, वो एसेट्स जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड हो गई, बिल्डिंग हो गई, मशीन्स हो गई, प्लांट हो गई, कैश, करेंसी, ये सब क्या है, टेंजिबल एसेट्स। अब टेंजिबल जो एसेट्स होती है उनको भी दो भागों में बांट सकते हैं। एप्रिशिएटिंग एसेट्स जिनमें लैंड और गोल्ड आता है, ये क्या होती है एप्रिशिएटिंग एसेट्स, ऐसी एसेट्स जिनकी दिन बर दिन कीमतें बढ़ती चली जाएं और कंपनी को फायदा हो, जैसे लैंड की कीमत बढ़ती चली जाती है, गोल्ड की कीमत भी धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी अगर कंपनी के पास पड़ा है तो ये एप्रिशिएटिंग एसेट्स कहलाती है। और इनको अगर भविष्य में, आज अगर इनकी वैल्यू 100 रुपए है तो जाहिर बात है इनकी भविष्य में वैल्यू 200 रुपए भी हो सकती है, 500 रुपए भी हो सकती है, ठीक है। जबकि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स क्या होती है, प्लांट और मशीनरी, इनकी वैल्यू क्या होती है, धीरे धीरे घटती चली जा रही है।
आज अगर इनकी वैल्यू 100 रुपए, तो हो सकता है कल अगर बेचने के लिए जाए तो अचानक से हाहाकार मचने के कारण 100 रुपए की चीज, 100 रुपए की मशीनरी या 100 रुपए का प्लांट 80 रुपए में भी नहीं बिके, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये देखना ये जरूरी है सबसे पहले बी कंपनी। और इंटेंजिबल एसेट्स और देख लेते हैं हम। इंटेंजिबल एसेट्स में क्या क्या आता है? ऐसी एसेट्स जिनको हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। सिंपली तरीके से अगर ट्रेडमार्क्स हो गए, पेटेंट्स हो गए कंपनी के पास, कोई कॉपीराइट हो गए, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए कंपनी के पास, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स, एफडी, गुडविल, ब्रांड हो गया कंपनी का, इंटरनेट डोमेन्स हो गए कंपनी के पास, वेबसाइट्स हो गए कंपनी के पास, कंपनीज के ब्लूप्रिंट्स हो गए, कंपनीज के सॉफ्टवेयर हो गए, कंपनीज के डाटा बैंक हो गए, रिकॉर्ड हो गए, ये सब उसकी क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स। इनकी कैलकुलेशन बुक वैल्यू में नहीं की थी हमने जो बुक वैल्यू निकाली है उसमें हमने केवल टेंजिबल एसेट्स को लिया है, इनटेंजिबल एसेट्स की कोई कैलकुलेशन नहीं की है। जबकि कई कंपनियां ऐसी होती है जिनमें सर्विस सेक्टर की जितनी भी कंपनियां होती हैं, जैसे टेक्नोलॉजी की जितनी भी कंपनियां होती हैं, उनमें क्या होता है? इनटेंजिबल एसेट्स ज्यादा होती हैं और टेंजिबल एसेट्स के नाम पर क्या होते हैं? 2-4 कंप्यूटर होते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों में, या थोड़े से और कंप्यूटर मान लो, बस कोई मशीनें वगैरह होती नहीं है, कोई बड़े प्लांट होते नहीं है, ज्यादातर किराए के उसमें बिल्डिंग में भी चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसी कंपनियों के पास टेंजिबल एसेट्स नहीं होते। जो सर्विस सेक्टर की कंपनियां हैं उनके पास ज्यादातर जो एसेट्स होती है वो टेंजिबल एसेट्स होती है। लेकिन ऑयल की कंपनियां हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां हो गई, उनके पास क्या है? बड़े बड़े ट्रैक्टर, बड़े बड़े रोड रोलर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां होती है, जैसे मान लीजिए कोई हाईवे निर्माण करने वाली कंपनी है, उसके पास बड़े बड़े ट्रैक्टर मिलेंगे, मिट्टी डालने वाले, रोड बनाने के लिए बड़ी बड़ी मशीनरी मिलेगी, तो उनके पास टेंजिबल एसेट्स होती है। तो हमको ये देखना है कौन सी कंपनी के पास कौन सी एसेट्स है। अब यहां आपको दिख रहा है कि इसके पास टेंजिबल एसेट्स 100 की है और पीवी रेशियो इसका 1 आया है। इसके पास टेंजिबल एसेट्स 500 की है और इसका पीवी रेशियो 0.833 आया है। लेकिन हो सकता है कि कंपनी बी कंपनी ए से ज्यादा घटिया हो। क्यों? वैसे तो दिखने में तो कंपनी बी सबसे अच्छी लग रही है इन तीनों में से, लेकिन कंपनी बी कंपनी ए से घटिया हो सकती है। किस स्थिति में? कि जब मान लो उसके पास टेंजिबल एसेट्स एप्रिशिएटिंग वाली नहीं हो, बल्कि कौन सी हो? डेप्रिशिएटिंग, यानी कि प्लांट और मशीनरी है उसके पास। जबकि कंपनी ए के पास, जिसके पास आज तो एसेट्स दिख रही है 100 रुपए की, लेकिन उसके पास कौन सी एसेट्स है? ये लैंड और गोल्ड के रूप में है। तो ये दिन जैसे जैसे साल बीतेंगे वैसे वैसे ये टेंजिबल एसेट्स जो उसके पास गोल्ड और लैंड के रूप में रखी है, ये क्या होती चली जाएंगी? बढ़ती चली जाएंगी। और जैसे जैसे बढ़ेंगी वैसे वैसे कंपनी की बुक वैल्यू भी बढ़ती जाएगी और पीबी रेशियो भी सही होता जाएगा। तो यहां अगर हमको ये देखना है कि कंपनी के पास टेंजिबल एसेट्स किस प्रकार के, ठीक है, तो सबसे पहले ये चीज देखनी है। अब बात आती है इंटेंजिबल एसेट्स। अब आपने कंपनी सी का डाटा मैं दिखाऊं। कंपनी सी का डाटा हमने देखा, टेंजिबल एसेट्स 100 था, यहां हमारा जो पीबी रेशियो निकल के आया 100। इस हिसाब से आप क्या सोचेंगे कि यार पीबी रेशियो 100 है, करंट में मार्केट प्राइस इसकी 500 है, जबकि इसकी बुक वैल्यू 5 रुपए है, फिर ये शेयर इतना महंगा क्यों है? आपके मन में प्रश्न आएगा ना कि बुक वैल्यू पर शेयर तो मात्र 5 रुपए की है और ये 100 गुना बिक रहा है, ये शेयर 500 रुपए का। 100 का मतलब 100 गुना हो गया, ठीक है ना, 100 टाइम्स, ठीक है। तो 100 गुना ये शेयर बिक रहा है, तो आप भी सोचेंगे कि ऐसा क्या है इस कंपनी में कि इस कंपनी के शेयर्स को लोग 100 गुना कीमत देकर खरीद रहे हैं, 100 गुना रुपए देकर खरीद रहे हैं। यानी कि 1 रुपए की वैल्यू आपको मिलेगी, कंपनी बंद हो जाए तो इसके अनुसार आपको कितना रुपए मिलेगा? 1 रुपया। लेकिन आज आप कितना दे रहे हैं इस शेयर के लिए? 100 रुपए। जबकि यहां आप कितना दे रहे थे कि 1 रुपए के लिए बदले में आप 0.83 पैसे दे रहे थे, और यहां आप 1 रुपए के बदले में 1 रुपए दे रहे थे। तो यहां तो बराबर का हिसाब था, यहां फायदे का हिसाब है और यहां नुकसान का हिसाब है, क्योंकि यहां आपको क्या करना पड़ रहा है? 1 रुपया कमाने के लिए 100 रुपए दांव पर लगाने पड़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों है कि इस कंपनी के पीछे लोग इतने बावड़े हैं कि 500 रुपए लगाए जा रहे हैं शेयर्स की कीमत? तो अब समझते हैं। देखिए, जिन लोगों ने इस कंपनी सी को अच्छी तरह देखा, उन्होंने इसके पीवी रेशियो को नहीं देखा, उन्होंने क्या देखा? इसका एनालिसिस किया। अब वो एनालिसिस क्या है? हम जानते हैं कि बुक वैल्यू और पीवी रेशियो में इंटेंजिबल एसेट्स की कैलकुलेशन नहीं होती। और ये मान लीजिए कोई टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है जिसके पास 10,000 रुपए की इंटेंजिबल एसेट्स है, तो अगर हम इंटेंजिबल एसेट्स और टेंजिबल एसेट्स दोनों को एक बार के लिए जोड़ दें, 10,000 प्लस 100, तो ये कितना हो जाएगा? 10,100 रुपए इसकी
असेट्स हो गई, टोटल असेट्स इस कंपनी सी की, और फिर इसकी लाइबिलिटी मात्र 50 रुपए की, नंबर ऑफ शेयर 100 रुपए के, तो बुक वैल्यू जो पहले 5 रुपए की थी अचानक से बढ़कर कितनी हो गई है बुक वैल्यू, 1005 रुपए। और इसकी जो शेयर प्राइस मान लो 500 है, 501 है, और पीवी रेशियो जो इसका है वो गिरकर हो गया है 0.49 पैसे। इसका मतलब क्या हुआ कि लोगों ने जो ये दांव लगाया था 500 रुपए करंट शेयर प्राइस इतनी महंगी है, वो क्यों लगाया था? क्योंकि लोगों को पता था कि केवल पीवी रेशियो या बुक वैल्यू देखकर अगर मैं पैसा लगा दूंगा तो मुझे नुकसान हो जाएगा। उन्होंने क्या देखा, कंपनी कौन सी कंपनी है, सर्विस सेक्टर की कंपनी के पास बुक वैल्यू और पीवी रेशियो हमेशा कम होता है। तो उन्होंने क्या देखा उसका कि इस कंपनी के पास इंटेंजिबल असेट्स कितना है। तो जैसे ही उन्होंने इंटेंजिबल असेट्स देखा तो उनको लगा कि इस कंपनी में निवेश करना सही है। मान लो ये तीनों की तीनों ही कंपनियां सर्विस सेक्टर की हैं। सपोज करो ये तीनों ही कंपनियां क्या है, टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं, टेक्निकल कंपनियां हैं। तो इस हिसाब से इस कंपनी के पास मात्र 10 रुपए का है इंटेंजिबल असेट्स, इसके पास भी 10 रुपए का है, इसके पास 10,000 रुपए का है। तो इन तीनों, अगर ये तीनों कंपनियां सर्विस सेक्टर की हैं, तीनों ही टेक्नोलॉजी की कंपनियां हैं, तो क्या होगा, इन तीनों में सबसे बेहतरीन कंपनी फिर आपको कौन सी लगी? आप भी समझ रहे होंगे, सी कंपनी सबसे अच्छी कंपनी है इस केस में। क्यों? क्योंकि इसका जो पीबी रेशियो भले ही ज्यादा हो, वैसे तो हम कहते हैं पीबी रेशियो कम होना चाहिए, लेकिन इस केस में पीबी रेशियो ज्यादा होने के बावजूद जो शेयर होल्डर्स हैं वो इसमें दांव लगा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सर्विस सेक्टर की कंपनी है, इसलिए इसका जो असेट्स है वो कम हो सकता है, लेकिन उन्होंने इंटेंजिबल असेट्स के आधार पर इसमें मार्केट में इसके पैसा लगाया। ये हो गई ए बी सी तीनों कंपनियों की तुलना। अब आपको यह भी देखना है लो पीबी रेशियो का रीजन क्या है। स्टॉक इज अंडर वैल्यूड, कई बार पीबी रेशियो कम है, हम सोचते हैं बहुत अच्छा है, पीबी रेशियो कम है इसलिए इसको खरीद लो इस शेयर को, लेकिन पहले उसको देख लो कि वो क्यों कम है। पहला कारण हो सकता है वो अंडर वैल्यूड हो, लोगों की नजर में ही नहीं हो वो शेयर, कि लोग जानते ही नहीं हो, इसलिए उसकी डिमांड भी नहीं है, और डिमांड नहीं है तो इसलिए प्राइस भी उसके ऊपर नहीं है, तो वो अभी सस्ते में मिल रहा है। पहला कारण ही हो सकता है कि वास्तव में ही सस्ते में मिल रहा है वो शेयर। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ टेंजिबल असेट्स हो उसके पास, जैसे कि इस केस में देखा हमने, इसके पास बहुत सारी असेट्स थी, बाकी सारा डाटा सेम है लगभग, लेकिन इसके पास जो टेंजिबल असेट्स है वो बहुत सारी है। तो अगर टेंजिबल असेट्स जितनी ज्यादा होगी उसका पीबी रेशियो भी क्या होगा, उतना ही कम होगा, और लायबिलिटी कम है तो जितनी ज्यादा टेंजिबल असेट्स होंगी उस केस में उसका पीबी रेशियो भी कम हो सकता है। लेकिन आपको यहां यह भी देखना है कि टेंजिबल असेट्स एप्रिशिएटिंग वाली है या डेप्रिशिएटिंग वाली है। अगर एप्रिशिएटिंग है तो बहुत अच्छी बात है, आप उस शेयर को खरीद सकते हैं, लेकिन अगर डेप्रिशिएटिंग वाली है तो आप उसे निकट भविष्य के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए खरीदें, लॉन्ग टर्म के लिए उसको खरीद कर ना रखें उस शेयर को। अब आती है बात हाई पीबी रेशियो रीजन क्या हो सकता है। सबसे पहला, स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। स्टॉक इज ओवर वैल्यूड मतलब कि लोगों ने उस कंपनी पर ज्यादा दाम लगा दिया और लोगों को लग रहा है कि ये मार्केट में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाएगी, तो लोगों ने क्या किया, उसमें आंख बीच कर पैसा लगाना स्टार्ट कर दिया। कई बार होता है ना, लोग किसी खबरों के आधार पर उसमें पैसा लगाने लग जाते हैं, तो वो ओवर वैल्यू हो जाता है, यानी कि मार्केट में उसकी प्राइस बहुत ज्यादा हो जाती है। तो पहला कारण ही हो सकता है, तो आप ये चेक कर ले कहीं ओवर वैल्यूड तो नहीं है ज्यादा, ठीक है। दूसरा, लार्ज नंबर ऑफ इंटेंजिबल असेट्स। हाई पीबी रेशियो होने का दूसरा कारण हो सकता है लार्ज नंबर ऑफ इंटेंजिबल असेट्स, लेकिन ये कारण नहीं है, ये मैंने आपके लिए कारण बनाया, ठीक है। कभी भी पीबी रेशियो में इंटेंजिबल असेट्स को काउंट नहीं किया जाता है, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये लार्ज नंबर ऑफ इंटेंजिबल असेट्स का ये एक कॉलम बनाया यहाँ पे, और ये चीज मैंने अपने हिसाब से बनाई। ध्यान रखना, ये पीबी रेशियो का ये असली चीज नहीं है, ये मैंने, और ये पीबी रेशियो भी नहीं है। तो फिर सर आपने क्यों बताया ये इसलिए बताया कि अगर इंटेंजिबल असेट्स को हम कैलकुलेट कर लें किसी कंपनी की, क्योंकि सर्विस सेक्टर की कंपनियां या टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों के पास टेंजिबल असेट्स तो होती नहीं है, तो क्या इनको कैलकुलेट नहीं करेंगे, ब्रांड्स को, पेटेंट को, कॉपीराइट को, ये भी तो किसी की असेट्स होती है ना, ये भी, इनसे भी पैसा मिलता है, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने इनको कैलकुलेट करके आपको एक कृत्रिम, एक आर्टिफिशियल पीवी रेशियो बना के दिखाया था यहाँ पे इस वाली लाइन में।
ये सब कुछ आर्टिफिशियल पीवी रेशियो बनाया मैंने, बुक वैल्यू आर्टिफिशियल है। ठीक है, तो यहां ये देखना है कि अगर ऐसे केस में, जैसे इस केस में हुआ हमारे पास कि आर्टिफिशियल पीवी रेशियो इसका कम आ रहा है एक से भी, जबकि जो ओरिजिनल पीवी रेशियो वो बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि इंटेंजिबल असेट्स इस कंपनी के पास बहुत सारी है। तो ऐसे हमको ये चीज भी कैलकुलेट करनी है कि कहां हम कौन से सेक्टर में हैं और किस सेक्टर की कंपनी का हम कंपैरिजन कर रहे हैं। अब की पॉइंट्स क्या आते हैं? पीवी रेशियो मस्ट बी कंपेयर्ड विद ओनली पीयर ग्रुप कंपनीज और इंडस्ट्री पीवी रेशियो। जो पीवी रेशियो का कैलकुलेशन आप करते हैं उसे कंपेयर किससे करना है? केवल उसी ग्रुप की कंपनी से। ठीक है, सर्विस सेक्टर है तो सारी कंपनियां सर्विस सेक्टर की लेंगे आप, इंफ्रास्ट्रक्चर है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की लेंगे। अलग अलग सेक्टर की अलग अलग कंपनियों की तुलना आप नहीं कर सकते पीवी रेशियो से, और किसी भी रेशियो से नहीं करना चाहिए। ठीक है, ग्रोथ इज सस्टेनेबल और परमानेंट, ये और देख लें कंपनी पिछले 3-4 साल में जो ग्रोथ कर रही है वो सस्टेनेबल है या परमानेंट है। ठीक है, सस्टेनेबल हो, परमानेंट हो तो अच्छी बात है। रीजन फॉर लो पीवी रेशियो और हाई पीवी रेशियो क्या है, तो ये सब चीज आप कैलकुलेट करें। अब यहां निष्कर्ष क्या निकला, कौन सी कंपनी अच्छी है? मान लीजिए ये टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है, इन्फोसिस कंपनी है मान लीजिए। ठीक है, ये इन्फोसिस ए कंपनी है, ये इन्फोसिस बी कंपनी है, इन्फोसिस सी कंपनी है, और तीनों टेक्नोलॉजी वाली कंपनी है। और जैसा मैंने कैलकुलेशन दिखाया है, अगर ये वैसा का वैसा ही कैलकुलेशन है तो मैं कौन सा शेयर खरीदूंगा? मैं ये वाला शेयर खरीदूंगा, कंपनी सी का। क्यों? क्योंकि भले ही इसके पास टेंजिबल असेट्स कम हो, लेकिन इनटेंजिबल असेट्स के दम पर ये इसका पीवी रेशियो सबसे कम हो गया है। ये आर्टिफिशियल पीवी रेशियो जो हमने बनाया है ये सबसे कम हो गया है, जबकि और का जो पीवी रेशियो वो है वो ज्यादा है। ठीक है, तो अगर पीवी रेशियो ज्यादा होता है तो हम उस कंपनी को अवॉइड करते हैं, जितना पीवी रेशियो कम होता है हम उस कंपनी को प्रीफर करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पीवी रेशियो कम दिख गया और उसको खरीद ले। ये इतने सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे कि पीवी रेशियो कम है तो क्यों है, उसको समझना होगा। अगर वास्तविकता में इनटेंजिबल असेट्स के कारण उसका पीवी रेशियो जो आपने आर्टिफिशियल तरीके से बनाया है, वो जो वेबसाइट पे दिख रहा है वो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो वेबसाइट पे दिख रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जो आपने अपने हिसाब से बनाया है उसका जब आर्टिफिशियल जो पीवी रेशियो कम निकले तब आप उसको परचेस करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। उम्मीद है इतना एनालिसिस आपको समझ में भी आया होगा और आप थोड़ा सा इसको बार बार देखें वीडियो को और अपना खुद का पीवी रेशियो निकालने की कोशिश करें। जो वेबसाइट्स पर दिया होता है वो होता है, उसमें इंटेंजिबल असेट्स को कैलकुलेशन नहीं होती है। तो आप कंपनी की इंटेंजिबल असेट्स देख लें उसकी बैलेंस शीट में जाके, तो वहां आपको मिल जाएगी। साइट्स पे मनी कंट्रोल ऐप की साइट पर देख लें, कहीं पर भी देख लें, वो सारा डाटा आपको मिल जाएगा। उम्मीद है मैं आपको कुछ बेहतरीन जानकारी दे पाया हूं। मेरे चैनल पर आपको संपूर्ण शेयर बाजार और एनपीएस नेशनल पेंशन स्कीम की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक करें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।